मॉर्निंग टू ऑल। नरेंद्र सिंह। आज ग्रामर का पहला पाठ भाषा, लिपि, व्याकरण और वर्तनी के संबंध में आपको पढ़ाने और समझाने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक इस विषय को सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला, साहित्य में सबसे पहला विषय है भाषा। भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो जिस साधन से मनुष्य अपने विचारों और भावों को प्रकट करता है, जिस साधन से मनुष्य अपने भाव और विचारों को प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है अपने भाव विचारों को व्यक्त करना। हम अपने भाव और विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर और पढ़कर समझते हैं। भाषा के दो भेद, जैसे कि हमने लिखा है, भाषा के भेद, भाषा के दो भेद, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जब हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे मोबाइल पर बातचीत, टीचर के द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाना, कहानी सुनाना, ये भाषा के मौखिक रूप के उदाहरण। इसके बाद है दूसरा, लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने भाव और विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। पत्र लिखना, कहानी लिखना, लेख लिखना आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। मूक बधिर लोग जो बोल नहीं सकते, मूक बधिर लोग जो बोल नहीं सकते, संकेतों के माध्यम से अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करते हैं। इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो जो बोलने में असमर्थ है, उनके द्वारा संकेतों के माध्यम से कही गई बात सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे ट्रैफिक पुलिस इशारों के माध्यम से गाड़ी को चलने और रुकने का मैसेज देता है। ट्रेन का गार्ड झंडे दिखाकर संकेत के माध्यम से गाड़ी रुकने और गाड़ी चलने का संकेत देता है। इस प्रकार भाषा का एक छोटा रूप और है जिसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। भाषा के और कई रूप, जैसे मातृभाषा। जो बच्चा जो भाषा अपनी माँ से, अपने माता पिता से, अपने परिवार से सीखता है, वो मातृभाषा कहलाती है। हम अलग अलग प्रदेश में रहते हैं, अलग अलग राज्यों में रहते हैं। प्रदेश में बोले जाने वाली और समझे जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा, वह भाषा जो प्रदेश के अधिकांश लोग बोलते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वह प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे उड़ीसा में उड़िया हमारी प्रादेशिक भाषा। उसके बाद है राष्ट्रभाषा। जो भाषा पूरे राष्ट्र में लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है, उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारे देश में हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा अधिक है। भारत सरकार हिंदी को राजभाषा के रूप में भी मान्यता दी। संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारत की राजभाषा हिंदी है और सह राजभाषा अंग्रेजी, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जो भाषा संपूर्ण संसार में लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है, उसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं? जो भाषा संपूर्ण संसार के लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा बोलते हैं। जैसे अंग्रेजी विश्व के अधिकांश लोगों के द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा है, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी कहते हैं।
इसके अलावा हमारे देश भारत में और कई प्रकार की भाषाएं प्रचलित हैं। जैसे हिंदुस्तान में पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है और दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाएं बोली जाती हैं। इस प्रकार भाषा का ये परिचय है, भाषा के बहुत सारे रूप। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ लिपि। दूसरा पॉइंट है लिपि। लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है लिखने का ढंग। लिखने का ढंग, भाषा को लिखने का जो ढंग है वो लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह निश्चित किए गए हैं, यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत, मराठी, नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। इस प्रकार और उर्दू भाषा को फारसी लिपि में लिखा जाता है। इस प्रकार अलग अलग भाषाओं को अलग अलग लिपियों में लिखा जाता है। अब व्याकरण हम आपको बता रहे हैं। व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। अर्थात वह शास्त्र जो हमें किसी भाषा की शुद्धता का और नियम के विषय में बताए, वह व्याकरण कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि व्याकरण हमें शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। व्याकरण के 3 भेद होते हैं। शिक्षण के व्याकरण के व्याकरण के 3 भेद है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो इस प्रकार व्याकरण के 3 वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों की बनावट कैसे में जानकारी। तो पहला हम आपको बताएं वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई और इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो वर्ण कहता है। वर्ण को अक्षर देखो, अक्षर जिसको क्षय न किया जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके। अ, आ, ई, ये सब वर्णमाला किसी भाषा के सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह वर्णमाला है। ध्यान दीजिए, किसी भाषा के सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में अनार के अ से लेकर यानी के अज्ञा तक जो अक्षरमाला है, वर्णमाला है, उसे वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों का जो समूह है उसे वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला के बाद अब मैं आपको बता रहा हूं स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर, अनार के अ से लेकर औरत का ओ तक जो है अक्षर हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में हवाओं से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलते हैं। हिंदी में 11 स्वर। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इसके बाद व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण
स्वरों की सहायता से किया जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन कहते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। ये जो क है वो क प्लस अ दो शब्दों से मिलकर प्लस अ के सहयोग से का शब्द बना। तो इस प्रकार जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन कलम के क से लेके हल का अ व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से अलग अलग स्थानों को छूकर बाहर निकलती। इस प्रकार व्यंजन के बाद हम बताते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बता रहे हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे संयुक्त व्यंजन किसे दो भिन्न व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन। ध्यान दीजिए, दो भिन्न संयुक्त व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क प्लस श प्लस अ। सबसे अच्छा जो शब्द है संयुक्त व्यंजन है और ये किससे बना है? देखो प्लस क प्लस श प्लस अ, ये तीन वर्णों के संयोग से बना है। उसी प्रकार ये जो शब्द है ये तीन वर्णों के संयोग से बना, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। उसी प्रकार श प्लस र प्लस व्यंजन किसे कहते हैं ये बताया हमने। दो भिन्न व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क प्लस श प्लस अ श से नया शब्द बनता है क्षमा। ये जो शब्द का श है वो संयुक्त व्यंजन और ये तीन व्यंजनों के योग से बना है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये देखिए त्रा जो संयुक्त व्यंजन कैसा बना है? क प्लस र प्लस अ त्रा से नया शब्द बनेगा त्रिशूल। और ये श है श प्लस र प्लस अ तीन व्यंजनों से बना है। श्र श्रीमान श्रीमती श्रमिक जो भी बोल सकते। तो इस प्रकार दो भिन्न व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं अनुस्वार। अनुस्वार किसे है और इसका निशान क्या है? अनुस्वार अनुनासिक अनुस्वार अनुनासिक अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं? देखिए, जिन वर्ण का उच्चारण जिस वर्ण का उच्चारण नाक से होता है उसे अनुस्वार कहते हैं और अनुस्वार को बिंदु भी कहते हैं। ये
अक्षर के ऊपर बिंदु के रूप में प्रयोग होता है, अनुस्वार बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किसी शब्द के ऊपर में बिंदु के रूप में आता है। जिस वर्ण का उच्चारण नाक से होता है उसे अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह बिंदु है। जैसे जंगल, मंगल, जैसे जंगल मंगल, यहाँ जल के ऊपर बिंदु है, मंगल के ऊपर। इस प्रकार इसके उच्चारण में हवा केवल नाक से, जब अनुस्वार का हम उच्चारण करते हैं तो हवा जो है केवल नाक से निकलती है और इसका चिन्ह है बिंदु। तो इस प्रकार जंगल, मंगल, संभव, रंग, रंगन, मंजन आदि के उदाहरण है। तो अनुस्वार के अनुस्वार का बिंदु 5 नासिक के व्यंजनों से होगा। देखिए न, म, 1 2 3 4 5, ये जो है 5 अंग, इया, न और म, ये जो वर्ण ये नाक से द्वारा उच्चारित होते हैं और इनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग, ये 5 नासिक के वर्ण के जगह अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। यह इनके स्थान पर, इन वर्णों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। और दूसरा है इसके बाद अनुनासिक। इसको चंद्र बिंदु भी, जिस वर्ण का उच्चारण नाक और दोनों से, इस वर्ण का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, इसे अनुनासिक कहते हैं। इसका निशान है चंद्र बिंदु। और इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है। इसका चिन्ह है चंद्र बिंदु। जैसे आम, सब आगे पर बाएं के ऊपर जल बिंदु का प्रयोग हुआ है। अनुनासिक कहलाते हैं। अब इसके आगे विसर्ग। विसर्ग, इसका निशान 2 बिंदु। विसर्ग का उच्चारण ह ध्वनि के रूप में होता है। इसका प्रयोग वर्ण के अंत में किया जाता है और वर्ण के अंत में 2 बिंदु लगाए जाते हैं। जैसे अतः, प्रायः, प्रातः, क्रमशः, पुनः आदि विसर्ग कहलाते हैं। इसके बाद है आगत स्वर। आगत स्वर, आगत स्वर का मतलब होता है दूसरी भाषा से आने वाले स्वर। अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हिंदी भाषा में आए, तो आ तथा ओ के मध्य की जो ध्वनि है जो आ कहलाती है के रूप में होता है। इसका प्रयोग अंग्रेजी से हिंदी में आए हैं किया जाता है। अनेक शब्दों में ऐसा प्रयोग होता है, जैसे कॉलेज। इसका निशान है चंद्र, अर्ध चंद्र।
अर्धचंद्र, ये आगत वर्ण कहलाते हैं। अर्धचंद्र जो है जैसे कॉलेज हॉल, डॉक्टर, इन शब्दों में देखिए कॉलेज में क के ऊपर, पार्क में हाथ के ऊपर, डॉक्टर में डॉग अर्धचंद्र का प्रयोग हुआ है। ये अंग्रेजी वाले शब्द जो कि हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिए। इस प्रकार अंग्रेजी के जो शब्द हिंदी भाषा में आ गए हैं और प्रयोग में लाए जाते हैं, उनके उच्चारण में अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाता है। तो अर्धचंद्र युक्त ये सारे शब्द आगत स्वर कहलाते हैं। इसके अलावा आगत व्यंजन, आगत व्यंजन देखिए हमारे हिंदी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द आए, इसलिए हिंदी को खड़ी भाषा है। हिंदी भाषा में फारसी, अरबी और तुर्की भाषा के भी अनेक शब्द आए। जैसे देखिए और एक और शब्द देखिए सजा के अलावा है पाइप, और देखिए मेज, चोट, तो ये सजा, फाइल, मेज, जोर, ये जो है शब्द, इसमें आप देखेंगे जब ये फाइल में फॉर के नीचे, मेज में ज के नीचे है, जोर में ज के नीचे, ज व्यंजन के नीचे में बिंदु का प्रयोग किया गया है। ये जो बिंदु का प्रयोग है ये आगत व्यंजन के रूप में कहा जाता है। तो इसको नुक्ता, बिंदु को क्या बोलते हैं? नुक्ता। और अरबी, हिंदी में अरबी, फारसी और तुर्की के जो कुछ शब्द हैं जिनके नीचे इस प्रकार से नृत्य का प्रयोग होता है, और इसमें ज्यादातर ज, फ, ख ये तीन शब्द हैं, ज, ख और फ, जिसके नीचे इस प्रकार नुक्ते का, बिंदु का प्रयोग किया जाता है। इसका उच्चारण भी अलग प्रकार से होता है, जैसे सजा, फाइल, मेस, जोर, इसके उच्चारण के अनुसार इसका मीनिंग भी अलग है। तो इस प्रकार ये आगत व्यंजन कहलाते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं संयुक्ताक्षर, नया है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? जो दो अलग अलग व्यंजनों के मिलन से बनने वाले अक्षर को संयुक्ताक्षर कहते हैं। दो अलग अलग व्यंजनों के मिलन से बनने वाले अक्षर को संयुक्ताक्षर होते हैं। जैसे देखिए ग प्लस य, एक वर्ण है या एक दोनों को मिलाकर क्या बना य, और
उससे नया शब्द क्या बना? इंडिया। इसी प्रकार प्लस ये हो जाएगा क्या? अब बन जाएगा प्यासा। शब्द बने जैसे प्यासा। और प्लस यह बन जाएगा क्या? और शब्द बनेगा क्या? तो इस प्रकार के उदाहरणों में देखिए दो अलग अलग व्यंजन हैं और उनको मिला दिया है और उनको मिला देने से नया शब्द बना। इस प्रकार ये संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। अब हम आपको संयुक्त अक्षर से बने हुए शब्दों के कुछ नियम बता रहे हैं ये कैसे बनते हैं। खाई पाई को हटाकर बनाए। जैसे एक शब्द लिखा है क, बनाने के कुछ नियम। ये शब्द है एक अक्षर है ख, इसकी खाई पाई को हटाकर खाई पाई जो लगता है इसको बोलते हैं खड़ी पाई। तो इसको जब हम हटाएंगे खड़ी पाई तो हटाएंगे तो ये इसका बन जाएगा ऐसे। इसका रूप बन जाएगा ऐसे और इससे सब बन जाएगा काटी। तो खाई पाई को हटाकर संयुक्त अक्षर बनाया जाता। और एक शब्द देखिए ग में खाई पाई को हटाकर हम बनाएंगे तो इसका कैसा बनेगा? आधा ग बनेगा और इससे बनेगा ऐसे वाला। इसके अलावा घुंडी हटाकर भी बनाया। घुंडी हटा और फ ऐसे शब्द हैं जिनकी घुंडी पाई ये घुंडी पाई घुमाकर है घुंडी हटाकर उसको घुंडी बोलते हैं। घुंडी हटाकर संयुक्त अक्षर बनाए जाते हैं। जैसे क्या है इसका घुंडी पाई को हटाकर क्या है? घुंडी को हटाकर हमने क्या बना दिया? संयुक्त अक्षर बना दिया। फ का घुंडी पाई को हटाकर हमने नया शब्द बना दिया दफ्तर। ये फ की जो घुंडी है उसको हटाकर हमने दफ्तर शब्द बना। और अंत में आता है हलन। हलन लगाकर भी संयुक्त अक्षर बनाए जाते हैं। हलन जैसे विद्वान। विद्वान शब्द जो ध है उसके नीचे हलन और ये हलन शब्द लगाकर संयुक्त अक्षर बनाया जाता है। इस प्रकार अब हम आपको र के विभिन्न रूप बताना चाहते हैं। हिंदी में एक अक्षर है र और र शब्द को कई प्रकार से यहाँ पर र के बहुत सारे रूप। एक सबसे पहले देखिए सामान्य रूप में लिखा जाता है ये पूरा जिसे रात शब्द हमने लिखा। ये एक जगह होता है जो वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। एक वर्ण के बाद में जगह आता है तो उसको ऊपर आने नेक्स्ट जो वर्ण होता है उसको ऊपर लगाया जाता है। इसको रेखा जैसे धर्म कर्म प्रकाश। प्रकाश में देखो प के पांव पर एक ऐसा रेखा खींचा गया है। ये भी ट्रक शब्द के नीचे में देखो इस प्रकार बिल्कुल आकार का पूरा बनाया गया। ये र के चार रूप हैं। तो इस प्रकार र को हिंदी में अनेक प्रकार से लिखा जाता है और ये सारे र के उच्चारण हैं। अच्छा अब हम आपको बता रहे हैं
वर्ण विच्छेद, अंतिम है ये आपका वर्ण विच्छेद। भाषा में वर्णों को अलग अलग करना, शब्दों के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद किया जाता है। जैसे तो नयन शब्द जो है उसमें से उस शब्द में हमने सभी वर्णों को अलग अलग लिखा। इस प्रकार किसी भी भाषा, किसी भी शब्द में वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद किया जाता है। इस प्रकार भाषा, हिंदी, दीपावली, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके वर्णों को अभ्यास के द्वारा हम अलग अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने आपको पहला चैप्टर भाषा, लिपि और ध्वनि के संबंध में पूरा बता दिया है। अब आप घर में पहला पाठ को पढ़िए और व्याकरण से जुड़े हुए जो बातें हमने आपको बताई हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। इसके बाद है भाषा के शुद्ध रूप, यानी शब्द दिए हैं उनका जो शुद्ध रूप है उसको आपको देखना है और रफ कॉपी में लिखने का अभ्यास करना है, क्योंकि किसी भी भाषा के लिए शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना जरूरी होता है, जो अभ्यास के द्वारा आप कर सकते हैं। अभ्यास वाला में जो प्रश्नोत्तर आप लिख सकते हैं आप रफ कॉपी में उसे लिखिए। ठीक है, आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।